नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतरने वाले हैं जो सच में हमारे जीवन और पूरी खेती का आधार है। लेकिन अजीब बात है ना कि हम अक्सर इसे पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की मिट्टी की। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम वैज्ञानिक शोध और भौगोलिक विश्लेषण के आधार पर भारतीय मिट्टी की पूरी कहानी, उसके अलग-अलग प्रकार और उसमें छिपे रहस्यों को डीकोड करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस पूरे विषय को हमने 6 आसान हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे मिट्टी की बनावट यानी उसकी संरचना से। फिर भारत की 4 सबसे प्रमुख मिट्टियों पर बात होगी। उसके बाद क्षेत्रीय और कुछ बेहद खास मिट्टियों को समझेंगे। फिर मिट्टी के पीएच और उसके इलाज पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटने के चरणों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि प्राकृतिक तरीके से मिट्टी की ताकत कैसे लौटाई जाती है। खंड 1 मिट्टी की संरचना, पृथ्वी के निर्माण खंड। तो भारत के नक्शे पर अलग अलग मिट्टियों को देखने से पहले जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। आखिर ये मिट्टी बनती किन मूल तत्वों से है? मिट्टी सिर्फ धूल या पत्थर के बारीक टुकड़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें एक गाढ़े भूरे या काले रंग का ऑर्गेनिक पदार्थ होता है। इसे ह्यूमस कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? जब पेड़ पौधे और जीव जंतु प्राकृतिक रूप से सड़ते गलते हैं तो ये ह्यूमस तैयार होता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये मिट्टी में नमी को जकड़ कर रखता है। सच कहूं तो ये किसी भी उपजाऊ जमीन की असली जान है। इसके अलावा मिट्टी की एक और बड़ी बात होती है उसके कणों का आकार। विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, कण जितने छोटे होंगे पानी रोकने की उनकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे क्ले यानी मृतिका को ही ले लीजिए, इसके कण सबसे छोटे होते हैं, 0.002 मिलीमीटर से भी कम, इसलिए ये सबसे ज्यादा पानी सोखते हैं। वहीं बजरी के कण काफी बड़े होते हैं तो पानी रोकने की उनकी ताकत सबसे कम होती है। ये एक ऐसा बेसिक फॉर्मूला है जो आगे चलकर हर तरह की मिट्टी का कैरेक्टर तय करेगा। खंड 2 भारत की शीर्ष 4 मिट्टियां, प्रमुख श्रेणियां। मिट्टी के बेसिक ब्लॉक्स को समझने के बाद अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को 8 बड़े वर्गों में बांटा है, लेकिन हम अपना फोकस उन टॉप 4 पर रखेंगे जिनका हमारे देश के सबसे बड़े हिस्से पर राज है। जमीन घेरने के मामले में भारत की बिग 4 मिट्टियां कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 पर आती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे अलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ये अकेले ही भारत के लगभग 40% हिस्से पर छाई हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लाल और पीली मिट्टी है, तीसरे पर काली मिट्टी और चौथे पर है लैटेराइट मिट्टी। ये चारों मिलकर हमारे देश की खेती का पूरा नक्शा तैयार करती हैं। चलिए, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसके 2 मुख्य रूप हैं, खादर और बांगर। खादर, जिसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नदियों द्वारा हर साल बाढ़ के साथ बहकर आती है और नई परत बिछा देती है। एकदम फ्रेश होने की वजह से इसमें नमी और उर्वरता बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये नदी के उन सक्रिय बाढ़ वाले इलाकों से काफी दूर होती है और इसीलिए इसमें नमी और उपजाऊपन थोड़ा कम होता है। मतलब नदी से दूरी ही ये तय कर देती है कि खेती के लिए जमीन कितनी दमदार होगी। अब आते हैं नंबर 3 पर, काली मिट्टी। इसे रेगुर भी कहा जाता है और ये सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। पता है इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, यानी सेल्फ प्लोइंग सॉइल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत बारीक क्ले से बनी होती है जो नमी को गहराई तक रोक कर रखती है। लेकिन जब ये सूखती है ना तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत जोत दिया हो। इसका निर्माण ज्वालामुखियों के बिसाट लावे के ठंडा होने से हुआ है और अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। खंड 3 क्षेत्रीय और विशिष्ट मिट्टियां, स्थानीय भूभाग। तो देश के बड़े हिस्से को कवर करने वाली मिट्टियों के बाद अब उन खास मिट्टियों की बात करते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक इलाकों या मौसम में ही मिलती हैं। इन खास मिट्टियों पर एक नज़र डालें तो हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्वतीय मिट्टी मिलती है जो सेब और मसालों की खेती के लिए लाजवाब है। वहीं पश्चिमी घाट और केरल जैसे भारी बारिश वाले इलाकों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये सूखने पर ईंट की तरह सख्त हो जाती है, इसलिए ईंटें बनाने और काजू उगाने के लिए ये बेस्ट है।
गुजरात और राजस्थान तरफ जाएं तो वहां लवड़ियां यानी खारी मिट्टी मिलेगी, जिसमें नमक, कैल्शियम और पोटेशियम कूट कूट कर भरा है। केरल और बंगाल के दलदली इलाकों में पीट मिट्टी होती है, जिसमें जीवाश्म और ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और हाँ, पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें नमी बहुत कम होती है, इसलिए ये बाजरे जैसे मोटे अनाज के लिए ही सही रहती है। खंड 4, मिट्टी का पीएच और उसके उपचार। पृथ्वी का संतुलन। मिट्टी के प्रकार तो हमने देख लिए, लेकिन खेती सिर्फ प्रकार से नहीं होती। जमीन का रासायनिक स्वास्थ्य यानी उसका केमिकल बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। 6 से 7 विज्ञान के हिसाब से किसी भी आम फसल को उगाने के लिए ये पीएच रेंज सबसे एकदम सटीक है। इसे आप खेती का स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। इस लेवल पर मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा अम्लीय यानी एसिडिक होती है और ना ही बहुत ज़्यादा क्षारीय यानी एल्कलाइन। जैसे ही मिट्टी का पीएच इस संतुलन से गड़बड़ाता है, पौधों की ग्रोथ पर सीधा ब्रेक लग जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो विज्ञान के पास इसके पक्के इलाज मौजूद हैं। मान लीजिए भारी बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है, तो उसका असर काटने के लिए उसमें चूना मिला दिया जाता है। इसके उलट अगर मिट्टी में क्षारीयता और नमक बहुत बढ़ गया है, तो उसे कम करने के लिए खेतों में जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाला जाता है। ये साफ दिखाता है कि सही जानकारी और थोड़े से ट्रीटमेंट से हम खराब हो चुकी जमीन को भी वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। खंड 5, मृदा अपरदन के चरण विनाश की एक समय रेखा। मिट्टी को स्वस्थ रखने का साइंस तो समझ आ गया, लेकिन अब एक ऐसे बड़े खतरे पर बात करते हैं जो हमारी जमीनों को निगलता जा रहा है, मृदा अपरदन। जंगलों की कटाई और जरूरत से ज्यादा खेती के चलते हमारी उपजाऊ मिट्टी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। यह अपरदन यानी मिट्टी का कटना एकदम से नहीं होता, इसके चरण हैं। शुरुआत होती है आसफाल अपरदन यानी स्प्लैश इरोजन से, जहां बस बारिश की कुछ बूंदें मिट्टी के कणों को अपनी जगह से हिला देती हैं। इसके बाद आता है परत अपरदन। इसमें पानी मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत को ही धो डालता है। खेती के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान है। फिर शुरू होता है रेल अपरदन, जहां जमीन पर छोटी छोटी उथली नालियां बनने लग जाती हैं। और अंत में ये छोटी नालियां अवनालिका अपरदन का रूप ले लेती हैं, यानी 50 से 100 फीट गहरे भयानक गड्ढे। ऐसे गड्ढे जहां खेती करना नामुमकिन है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी के मशहूर बीहड़ इसी का नतीजा है। सोचिए, एक छोटी सी बूंद से शुरू हुई कहानी कैसे इतनी गहरी खाइयों में बदल सकती है। खंड 6, प्राकृतिक रूप से उर्वरता बहाल करना, प्रकृति का अपना उपाय। अपरदन की ये डरावनी तस्वीर देखने के बाद चलिए कुछ राहत की बात करते हैं। जब जमीन बंजर होने लगती है या उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो प्रकृति के पास इसे खुद से ठीक करने का एक शानदार जैविक तरीका मौजूद है। हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। देखिए, पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। हवा में 73% से ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन पौधे से सीधे हवा से नहीं ले सकते। और यहीं पर प्रकृति अपना जादू दिखाती है। कुछ खास पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया सीधे हवा से उस अदृश्य नाइट्रोजन को खींचता है और उसे ऐसे जैविक यौगिकों में बदल देता है जिसे मिट्टी आसानी से सोख ले। है ना कमाल का सिस्टम? और सबसे अच्छी बात, हम इस प्रोसेस का फायदा उठा सकते हैं। रासायनिक खादों पर निर्भर रहने के बजाय किसान चना, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, उड़द और मूंग जैसी दलहनी फसलें उगा सकते हैं। ये फसलें किसी नेचुरल फर्टिलाइजर से कम नहीं है। बस इन्हें उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल अपने आप बढ़ जाता है और जमीन की खोई हुई उर्वरक क्षमता वापस लौट आती है। ये तरीका सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए बेहद टिकाऊ भी है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन असली सीख तो अब शुरू होती है। अगली बार जब भी बाहर जाएं, जरा अपने आसपास की भौगोलिक स्थिति पर गौर कीजिएगा। सोचिएगा कि वहाँ किस तरह की मिट्टी है, वो कौन सी विशिष्ट फसलों को सहारा दे रही है, और क्या वहाँ मिट्टी के कटने का कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। क्योंकि मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सवाल पूछते रहें और हमेशा जिज्ञासु बने रहें।